हेलो दोस्तों, हम अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे और हम लोग एनाटॉमी की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एनाटॉमी का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पढ़ाता है, उनको बताता है। ठीक है, उनकी जो पढ़ना है उसी को हम एनाटॉमी कहते हैं। द टर्म इज एनाटॉमी। टर्म जो है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से आया। कौन से ग्रीक वर्ड से आया? एनाटोम। एनाटोम ग्रीक शब्द है, यहीं से हमने एनाटोमी को लिया है। एनाटोम का मतलब होता है कट करना, काट के देखना, और टोमी का मतलब होता है देखना। तो एना एंड टोमी दोनों से मिलकर बनता है काट के देखना। तो एनाटॉमी का मतलब है किसी भी स्ट्रक्चर को कट करके उसको देखना, समझना। ठीक, ये एनाटॉमी है। देखिए, एनाटॉमी पढ़े बिना आप फिजियोलॉजी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि फिजियोलॉजी जो है वो एनाटॉमी के अंदर यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शन हो रहे होते हैं उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजी को यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर के फंक्शन को समझने के लिए, उसके कार्य को समझने के लिए, वो कैसे काम करता है उसको समझने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर की बनावट को समझना पड़ेगा। तो उसकी बनावट को समझना एनाटॉमी है। देखिए, एनाटॉमी के अपने कुछ डिवीजन्स होते हैं, सब डिवीजन्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सब डिवीजन्स की बात करता हूँ। ये है हमारे सामने एक कैडावरिक एनाटॉमी या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसे हम कैडावरिक या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। ये कैडावरिक एनाटॉमी का मतलब है यहाँ पे हम लोग डेड बॉडी के ऊपर स्टडी करते हैं विद द नेकेड आई, यानी कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर पर काट के हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, डेड बॉडी को काट के हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम कहते हैं कैडावरिक और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो ये जो ग्रॉस एनाटॉमी है यानी कि मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, जिसे हम हर स्ट्रक्चर को काट काट के देखते हैं, ये जो प्रोसेस है इसे हम दो तरीके से देखते हैं। कैसे देखते हैं? या तो हम इसे देखते हैं सिस्टम वाइज या हम देखते हैं रीजनल एरिया वाइज। ठीक है, तो जो रीजनल एनाटॉमी हो गई और सिस्टमिक एनाटॉमी हो गई। तो जो रीजनल एनाटॉमी है, रीजनल का मतलब है रीजन, एरिया, यानी कि मैं बात करता हूं हेड एंड नेक, ये एक रीजन हो गया। थोरैक्स एक रीजन हो गया, एब्डोमेन एक रीजन हो गया, अपर लिम्स एक रीजन हो गया, लोअर लिम्स अलग रीजन हो गया। इस तरीके से रीजन वाइज तो हम उसे कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। जो हमने रीजन वाइज पढ़ी, पहले हमने लिम्स को काटा तो हम अपर लिम्स को काटा तो अपर लिम की एनाटॉमी हम उसको देख रहे हैं, रीजन वाइज पढ़ा। दूसरा हमारे पास है सिस्टम वाइज, यानी कि हमने फेफड़ों को देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा, पूरा जो सिस्टम है, या यूरिनरी सिस्टम को देखा जिसमें किडनी और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये पूरा पार्ट आता है, उसे सिस्टम वाइज हमने पढ़ा। तीसरा जैसे जीआईटी, जिसमें हमने ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये पूरा एरिया देखा, तो एक जीआईटी को देखा, एक सिस्टम को देखा। हम जब सिस्टम वाइज स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी, और जब रीजन वाइज देखते हैं उसे कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसके बाद कुछ और तरीके भी हैं एनाटॉमी के, जैसे लिविंग एनाटॉमी। देखिए, वो हमने दो चीजें दी थी कैडावरिक एनाटॉमी के अंदर, सिस्टमिक और रीजनल, यानी कि डेड बॉडी पे की गई थी, जिसमें हमने अपर लिम को या लोअर लिम को किसी भी एक रीजन को काट के देखा या फिर किसी एक सिस्टम को देखा। ठीक है, वो डेड बॉडी पे थी। अब हम बात करते हैं लिविंग एनाटॉमी की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पल्पेशन करते हैं। जब हमारे पास एक मरीज आता है, वो हमें दर्द बताता है, तो हम क्या करते हैं? उसके स्टोमक को दबा के देखते हैं, पल्पेशन करते हैं, पल्पेट करते हैं, ऐसे ही परक्यूशन करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा करके हम उसकी बॉडी के अंदर के साउंड को सुनते हैं। ठीक है, ऑस्कल्टेट करते हैं, इसे हम कहते हैं लिविंग एनाटॉमी। इसके अलावा बेटा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी जो होती है, इसमें हम प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों ही डेवलपमेंट को देखते हैं, यानी कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से वो बनता है, और बाद में जब गर्भ से बाहर आ जाता है, डिलीवरी के बाद, जन्म के बाद, वो किस तरीके से उसमें बदलाव आते हैं, किस किस तरीके से चेंजेस आते हैं, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो बेटा, ये एनाटॉमी पढ़ने के तरीके हैं। एक तो डेड बॉडी के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कैडावरिक और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जो कि दो तरीके से पढ़ी जाती है, रीजनल और सिस्टमिक एनाटॉमी के बाद। उसके बाद हमने देखा लिविंग ऑर्गन्स के, लिविंग के ऊपर, लिविंग एनाटॉमी यानी कि जिंदा व्यक्ति के ऊपर पढ़ा जाता है, जिसमें हम पल्पेशन दबा के देखते हैं, ऑस्कल्टेशन सुनते हैं, वो सब चीजें। उसके बाद हमने देखा डेवलपमेंटल एनाटॉमी, यानी कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों ही टाइमिंग में। ठीक है, बच्चे का जब बच्चा गर्भ में था तब किस तरीके से बढ़ता है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी होती है बेटा। इसके बाद एक और है, वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है? जैसे एग्जांपल के तौर पे पैथोलॉजी की स्लाइड्स, हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं मांस का, और हम उसमें, क्योंकि वो नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो हमें बहुत छोटा होता है, तो हमें माइक्रोस्कोप से उसे बड़ा करके, मैग्नीफाई करके देखना होता है। ठीक है, जैसे ब्लड, हमने थोड़ा सा ब्लड डाला, हम उसकी सेल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं, उसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं, सेल के अंदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं आ रही, कोई उसके स्ट्रक्चर को खराब तो नहीं कर रही, सेल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सेल नए सेल कैसे बन रहे हैं, सेल प्रोलिफरेशन तो नहीं हो रहा, इन केस कैंसर, ठीक है, इन्वेजन तो नहीं हो रहा, टिश्यू के अंदर कोई इन्वेजन तो नहीं है, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत आती हैं बेटा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सरफेस या टोपोग्राफिक एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी या टोपोग्राफिक एनाटॉमी का मतलब क्या है? स्किन के रिलेशन में, इस स्किन के नीचे, इस त्वचा के नीचे कौन से ऑर्गन है, कौन सी कोई बड़ी आर्टरी है, कौन सा फेसिया है, क्या क्या चीज किस जगह पे अवेलेबल है। क्योंकि जब एक सर्जन सर्जरी कर रहा होता है तो उस समय वो देखता है कि कहीं इस स्किन के नीचे कोई बड़ी आर्टरी तो नहीं है जहां मैं कट लगा रहा हूं, पता चले कि कोई बड़ी आर्टरी कट गई, या कोई बड़ी नर्व कट गई, या फिर
कोई बड़ी वेन कट गई जिससे ब्लीडिंग हो गई या पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो गई या कोई फंक्शन लॉस हो गया, तो हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी में ये सब देखते हैं, सरफेस एनाटॉमी में ये सब देखते हैं। स्किन के रिलेशन में उसके नीचे, जैसे स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेसिया होता है, डीप फेसिया होता है, ठीक है, उसके बाद विसरा होते हैं, विसरा के बाद ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, उसके नीचे मसल्स होती हैं, फिर बोन्स होती हैं। तो ये सब हम लोग सरफेस और टोपोग्राफिक एनाटॉमी में देखते हैं बेटा। उसके बाद आती है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आती है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। तो बेटा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी जो होती है ये स्टडी है, मान लो कोई फ्रैक्चर हो गया या बॉडी में कोई ट्यूमर हो गया, तो इन सबको देखने के लिए हम एक्सरे करते हैं। जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ बोन में, उसके लिए हम लोग एक्सरे करेंगे, तो वो फ्रैक्चर को देखेंगे। कोई ट्यूमर हो गया, उसके लिए हम एमआरआई करेंगे, सीटी करेंगे। तो ये सब देखने के लिए इसमें कॉन्ट्रास्ट और प्लेन सीटी एमआरआई हो सकती है, ठीक है, प्लेन रेडियोग्राफ और कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफ, इनका हम सहारा लेते हैं। इसे हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहते हैं कि जब हम किसी का एक्सरे निकालते हैं, चेस्ट एक्सरे मान लो हमने लिया, तो हम देखते हैं कौन सी रिब कहाँ पे है। हमने पहले नॉर्मल जो है रेडियोग्राफ पता होना चाहिए, नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए जो हम रेडियोग्राफ पे देख रहे हैं। जब फिर हमें उसमें कुछ बदलाव दिखते हैं, चेंजेस दिखते हैं, तब हम देखते हैं क्या ये चेंजेस कोई डिजीज है, कोई पैथोलॉजी है, कोई ट्यूमर है, कोई फ्रैक्चर है या कुछ अदर चीज है। इसे हम कहते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी, देखो बेटा ये जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है ना, ये कंपेयर करता है एनाटॉमी को कैसे, दूसरे एनिमल्स के साथ में, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अपर लिम्ब का स्ट्रक्चर क्या है, यहीं दूसरे अदर एनिमल्स के अंदर क्या है, कैट के अंदर क्या है, लिजर्ड के अंदर क्या है, या किसी और के अंदर क्या है, इस तरीके से कंपेयर। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जैसे एक लिम्ब और दूसरी लिम्ब, तो इन दोनों से भी कंपेयर करता है, क्या ये लिम्ब का जो डेवलपमेंट है क्या वैसा इसका है, तो दोनों का भी कंपेयर करता है। यानी कि सेम बॉडी में, सेम ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस और स्ट्रक्चर बनावट को भी कंपेयर करता है। इसे हम कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं और ये हमें बड़ा क्लिनिकली डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एग्जांपल के तौर पे जब मैं स्टेथोस्कोप यूज करता हूं और स्टेथोस्कोप से मैं किसी पेशेंट के फेफड़ों की आवाज को सुन रहा होता हूं, तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों फेफड़ों की आवाज को, साउंड्स को कंपेयर करता हूं, क्या दोनों के अंदर साउंड्स इक्वल हैं, क्रैपिटेशन आ रहे हैं तो क्या दोनों के अंदर एक जैसे आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एक साइड में क्रैपिटेशन है एक साइड में बिल्कुल नहीं है, तो मुझे उससे पता चलेगा कि किस साइड में लंग्स में निमोनिया है, किस साइड में है, पूरे में है या कहीं 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 है, ठीक है। तो इस चीज को मैं कंपेयर करके देखूंगा सेम बॉडी के अंदर। ओके तो बेटा ये चीजें आप याद रखिए कि कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होती है, रीजनल एनाटॉमी क्या है, सिस्टमिक एनाटॉमी क्या है। और सिस्टमिक रीजनल हम किसके अंदर पढ़ रहे थे, डेड बॉडी के अंदर, डेड बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर हमने लिविंग एनाटॉमी देखी, उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी और साथ ही साथ में टोपोग्राफिक एनाटॉमी देखी, ठीक है। टोपोग्राफिक एनाटॉमी क्या होती है, टोपोग्राफिक या सरफेस एनाटॉमी क्या होती है। तो बेटा इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है और मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज आपको बेहतर तरीके से याद हो, सब कुछ आपको क्लास में याद हो जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ अप्लाइड एनाटॉमी की। बेटा अप्लाइड एनाटॉमी क्या होती है, देखो ये वो है, ये जो अप्लाइड एनाटॉमी है इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज। कौन सी नॉलेज, जो आपने सीखा है एनाटॉमी में, उस नॉलेज को आप अप्लाई करोगे कहां, इन द मेडिकल एंड द सर्जिकल प्रैक्टिस। एग्जांपल के तौर पे जब आप कोई सर्जरी करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया कौन सा है, यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, मुझे कैसे करना है, कैसे मार्किंग करनी है, कट कैसे लगाना है, कहीं कोई नस तो नहीं कटेगी, कोई नर्व तो नहीं कटेगी, कोई आर्टरी तो नहीं कटेगी, कोई वेन तो नहीं कटेगी, उस तरीके से हमें देखना होता है और सर्जिकल प्रैक्टिस में उसको अप्लाई करना होता है। दूसरा आता है बेटा क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मेडिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप कैसे यूज करते हो। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेके बैठा हूं जिसमें मैंने एब्डोमेन आपको दिखाया हुआ है, इसके 9 हिस्सों में एब्डोमेन को बांटा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके एब्डोमेन को 9 हिस्सों में बांटा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 9 हिस्से हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो बेटा ये 9 हिस्सों में हमने एब्डोमेन को बांटा हुआ है। देखो जब हम एनाटॉमी में बहुत अच्छे से इन 9 हिस्सों को पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि कौन से हिस्से में कौन से ऑर्गन होते हैं, जब हम दबा के देखेंगे पेशेंट का एब्डोमेन, तो हम देखेंगे टेंडरनेस कहाँ पर है। टेंडरनेस कहते हैं कि दबाने पर दर्द किस जगह पर है। और फिर हम सोचेंगे, क्योंकि हमने एनाटॉमी पढ़ी हुई है, तो हम लोग देखेंगे कि इस हिस्से में कौन से ऑर्गन होते हैं और किस ऑर्गन का जो पेन है वो किस तरीके से होता है, कैसे रेफर करता है, कहां दबाने पर पेन कहां तक जाएगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ये एनाटॉमी है जो हम अप्लाइड एनाटॉमी में इसको अप्लाई करते हैं, क्लिनिकल में अप्लाई करते हैं इस नॉलेज को, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बेटा देखो ये एपीगैस्ट्रिक रीजन है, एपीगैस्ट्रिक रीजन जो कि पेट के बीच में है, ऊपर की तरफ, एपीगैस्ट्रिक रीजन। तो देखो बेटा इस हिस्से में अगर दर्द है तो या तो स्टोमक में दर्द होगा पेट में, या फिर लीवर का पेन हो सकता है, या फिर पैनक्रियास का इशू हो सकता है, या ड्यूडिनल प्रॉब्लम हो सकती है, या स्प्लीन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऑर्गन जो जहां जहां पर है ना, हम लोग वो देखेंगे कि यहाँ पे पेन है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है मरीज को, ठीक है। तो ये है एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी। एनाटॉमी की वो नॉलेज जो मैं अपने क्लिनिकल टाइम में, जो मैं अपने सर्जिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करूंगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं बॉडी की पोजीशंस को। तो देखो जब हम कॉलेज में जाते हैं, जब एनाटॉमी की क्लास में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हम पोजीशन की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। तो बेटा एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होती है, देखिए बॉडी इरेक्ट होगी, बॉडी एकदम सीधी स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये बॉडी इरेक्ट है, देख रहे हो बॉडी एकदम सीधी है, ठीक। अब इसके फेस को देखिए, इसका फेस एकदम सामने देख रहा है, इसकी आंखें एकदम सामने है, इसकी अपर लिम्ब दोनों हाथ भुजाएं नीचे की तरफ है, इसकी हथेली फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, सामने की तरफ, ध्यान से देखिए। इसकी लोअर लिम्ब दोनों पैर पैरेलल हैं एक दूसरे के, और इसके अंगूठे, पैर के अंगूठे जस्ट सामने की तरफ है, जिसे हम कहते हैं ग्रेट टो,
ठीक है। तो बेटा देखिए हमारी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो ऐसे होती है, बॉडी इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ठीक है। इसकी जो आंखें हैं लुक स्ट्रेट इन फ्रंट, आंखें सीधी स्ट्रेट फ्रंट में देख रही होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ अपर लिम दोनों हैंग होंगी, दोनों लटकी हुई अपर लिम होंगी, और उसकी जो पाम है, हथेली है, वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड, यानी कि सामने की तरफ, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, जो पाम है वो फॉरवर्ड फेस कर रही होंगी, ठीक है। लोअर लिम पैरेलल होती है एक दूसरे के, एंड टो पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और टो यानी कि ग्रेट टो उंगलियां वो फॉरवर्ड पॉइंट कर रही होती हैं। आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड है, सीधे सामने है इसकी उंगलियां, ठीक है। ये बेटा एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, ठीक है बेटा। ये तो हम लोग अभी, जब आप मेरी क्लास में आओगे तब डेफिनेटली मेरे पास स्टूडेंटों को खड़ा करके मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। वैसे ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मैं कोशिश ये करूंगा कि इससे भी बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं, ताकि आपको चीज़ें होल्ड करने में, याद करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बेटा। अब देखिए ये है सुपाइन पोजीशन सबसे ऊपर। ये जो सुपाइन पोजीशन आप देख रहे हो, बंदा एक सीधा लेटा है, लेडी सीधी लेटी हुई है, और इनका जो फेस है वो ऊपर है, अपवर्ड। इनका जो चेस्ट है वो भी डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है। इनके जो ग्रेट टो है यानी कि पैर की उंगलियां और अंगूठे हैं वो भी डायरेक्टेड अपवर्ड। तो देखिए यानी कि फेस डायरेक्टेड अपवर्ड, एक लेडी है जो लेइंग डाउन पोजीशन में है, फेस अपवर्ड है, चेस्ट अपवर्ड है, पैर के अंगूठे अपवर्ड है, उसे कहते हैं हम सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन बेटा, सुपाइन और प्रोन अभी हम हाथ के लिए भी कहेंगे। ये ऊपर है सुपाइन, ये नीचे है प्रोन, यानी कि पैसे देने की पोजीशन है प्रोन, पैसे लेने की पोजीशन है सुपाइन। ऐसे ही ये पूरी बॉडी के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सुपाइन पोजीशन, चेहरा ऊपर की तरफ, चेस्ट ऊपर की तरफ, और पैर की उंगलियां ऊपर की तरफ, ये हो गई सुपाइन पोजीशन, ठीक है बेटा। इन टर्म्स को आप याद रखोगे। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, प्रोन पोजीशन क्या होती है, जस्ट अपोजिट टू द सुपाइन। सुपाइन के जस्ट अपोजिट चेहरा जो है ये अब अपवर्ड नहीं होता, डाउनवर्ड होता है। प्रोन पोजीशन में डाउनवर्ड, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फेस जो है डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और चेस्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और पैर की उंगलियां डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। ये प्रोन पोजीशन होती है बेटा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है लिथोटोमी पोजीशन। मैंने क्यों कहा ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए सुपाइन पोजीशन में ही होता है लगभग पर्सन, लेकिन उसका जो बटक्स है यहाँ पे, हिप्स पे फ्लेक्शन होता है, और नी जॉइंट पे भी फ्लेक्शन होता है। इस तरीके से पैर मुड़े हुए होते हैं, और इसमें बेटा पैरों को ऐसे खोल देते हैं और पैरों को फिक्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फीट जो हैं इसके स्ट्रैप्ड इन पोजीशन, स्ट्रैप्ड कर दिए, बांध दिए ऐसे करके, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन में हम बच्चे की डिलीवरी कराते हैं। इस पोजीशन में हम पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं। पाइल्स या फिसर उसकी सर्जरी होती है तो वो इसी पोजीशन में होती है। तो क्वेश्चन है पाइल्स की सर्जरी या डिलीवरी किस पोजीशन में होती है, तो बेटा ये लिथोटोमी पोजीशन होती है, जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं और साथ ही साथ पाइल्स की सर्जरी भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है एनाटॉमिकल प्लेन्स, यानी कि जब पर्सन खड़ा हुआ है तो हम किस प्लेन में कैसे कट सेक्शन देते हैं बॉडी के अंदर, तो ये है आपका प्लेन्स। क्योंकि हम इमेजनरी कट दिखाते हैं, रेडियोलॉजिकल कट दिखाते हैं, डायग्राम्स दिखाते हैं, उसमें हमें अंदर ऑर्गन किस तरीके से लगे हुए हैं, किसका कौन सी जगह पे प्रॉपर प्लेस्ड है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसलिए हमें एनाटॉमिकल प्लेन्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये देखो, आप एनाटॉमिकल प्लेन्स में आप एक तो देखोगे मीडियन प्लेन, एक देखोगे सजाइटल प्लेन, एक देखोगे कोरोनल प्लेन, और इसके अलावा एक देखोगे ट्रांसवर्स प्लेन। क्या देखोगे, ट्रांसवर्स प्लेन। अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, मान के चलो ये तो है गर्दन, ऐसे बना देता हूँ। ये है हेड, और ये है बॉडी, ये लिम, लोअर लिम, ठीक है, ऐसे, और ये है अपर लिम, ठीक है, ऐसे। अब देखिए मैं इसको जब बीच में से काटता हूँ, कहाँ से, बीच में से कट लगाता हूँ बिल्कुल सेंटर से, और इसके शरीर को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, राइट साइड अलग और लेफ्ट साइड अलग। इसे हम कहते हैं मीडियन प्लेन। क्या कहेंगे, मीडियन प्लेन। तो ये जो बीच में है ना बेटा कट लगा है, इसे हम कहेंगे मीडियन प्लेन। ये हमने कट कर दिया, हम मीडियन प्लेन से देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा आता है सजाइटल प्लेन। तो बेटा जो मीडियन प्लेन के साथ साथ बराबर में पैरेलल में एक और कट लगा देते हैं हम ऐसे, ठीक है। दोनों साइड लगा सकते हैं, ये मैं रेड कलर लेता हूँ। इसके पैरेलल में एक और कट लगा देते हैं, ठीक है, काहे के मीडियन प्लेन के पैरेलल में, बराबर में, साथ साथ। इसे हम कहते हैं सजाइटल प्लेन। बेटा कई किताबें, कई बुक्स सजाइटल प्लेन और मीडियन प्लेन को एक ही मानती हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये आपको सजाइटल और मीडियन प्लेन पता चल गया। अब देखिए इस शरीर को, इस हिस्से को जब दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, कैसे, फ्रंट एंड बैक। कैसे, फ्रंट एंड बैक, यानी कि यहाँ पे कट लगेगा ऐसे, पीछे का हिस्सा पीछे और आगे का हिस्सा आगे। जब इस तरीके से कट लगा के दो हिस्सों में बांटा जाता है, उसे हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। उसे क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन। तो बेटा ये आपको याद रखने हैं प्लेन्स। मीडियन प्लेन राइट एंड लेफ्ट दो हिस्सों में बांटता है, बीच में से कट लगता है, मीडियन प्लेन होता है। सजाइटल प्लेन मीडियन प्लेन के बराबर में कट लगेगा पैरेलल में, सजाइटल प्लेन होता है। कोरोनल प्लेन आगे के और पीछे के हिस्से को दो को अलग हिस्सों में बांट देगा, शरीर को दो हिस्सों में से ऐसे बांटेगा कि पीछे का हिस्सा पीछे, आगे का हिस्सा ऐसे आगे, तब कहेंगे हम उसे कोरोनल प्लेन। अब आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन ये बेटा आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, यानी कि कमर पे से दो हिस्सों में बांट दिया शरीर को। तो लोअर लिम नीचे की तरफ, अपर पार्ट ऊपर की तरफ, ठीक है, ट्रंक से पूरा पार्ट ऊपर की तरफ, इस तरीके से बीच में से दो हिस्सों में बांट देते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। बेटा ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ट्रांसवर्स प्लेन है। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्लेन है ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये जो प्लेन है ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक है।
ये ट्रांसवर्स प्लेन है। तो इस तरीके से हमारे सामने मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, सजाइटल प्लेन ये है। ठीक है बेटा, आप इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, अभी हमारे पास जो टर्म्स आए हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। सुपीरियर तो कहते हैं ऊपर, इंफीरियर कहते हैं नीचे, पोस्टीरियर कहते हैं पीछे, और एंटीरियर आगे का हिस्सा। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, पी पोस्टीरियर पीछे, एंटीरियर ए आगे, सुपीरियर सुपर ऊपर, इंफीरियर नीचे, इंफीरियर नीचे। तो ये टर्म्स आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कॉमनली यूज्ड टर्म है, एक है मीडियल और एक है लैटरल। तो बेटा जो मीडियल है, आप ऐसे मान के चलो, देखो पहले मैं डेफिनेशन दिखाता हूं। मीडियल क्लोजर टू द मिड लाइन। मिड लाइन का मतलब होता है सेंटर में एक लाइन ऐसे खींच दी, ये मिड लाइन है, यानी कि हमारी जो नाक है वो मिड लाइन में है। अब देखो मिड लाइन हमने नाक को मान लिया, तो जो चीज टूवर्ड द नाक, नाक की तरफ होगी, नोज की तरफ जो चीज होगी वो मीडियल है, और जो नोज से दूर होगी वो लैटरल है। एग्जाम्पल के तौर पर आंख हमारी नोज से नजदीक है या नोज से बाहर है, मिड लाइन से बाहर है, तो नोज से हमारी आंख लेटरल है। मतलब हम ऐसे कहेंगे आईज, यानी कि आई इज लेटरल टू द नोज, क्योंकि नोज से बाहर की तरफ है। लेकिन यहीं अगर हम कान की बात करें और आंख की बात करें, तो कान ज्यादा नजदीक है मिड लाइन के या आंख ज्यादा नजदीक है? आंख ज्यादा नजदीक है, तो कान हमारा हो गया लेटरल, तो हम कहेंगे आई इज मीडियल टू द ईयर। कान के मीडियल है, लेकिन ईयर इज लेटरल टू द आई, क्योंकि ये आई से बाहर है। ठीक है, तो कान हमारा लेटरल है आंख से। तो इस तरीके से हम देखेंगे मिड लाइन, जो मिड लाइन के नजदीक है वो मीडियल, और जो मिड लाइन से दूर है वो लेटरल। क्लियर? तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक टर्म और है जो कि है क्या, एक टर्म और है जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। देखिए जैसे ये मेरा हाथ है, इससे बॉडी से दूर वाला हाथ पार्ट, जैसे ये हाथ की उंगलियां, ये डिस्टल पार्ट है, और जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। प्रॉक्सिमल नियर टू द बॉडी, ठीक है, और डिस्टल नीचे का दूर का हिस्सा। ठीक, तो ये हमारे जो बॉडी से दूर है वो डिस्टल पार्ट हो गया, और जो नजदीक आ रहा है ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ये दो टर्म है, ये याद रखने हैं। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल। तो डॉर्सल पार्ट पोस्टीरियर यानी कि पीछे के पार्ट को हम डॉर्सल भी कहते हैं, और एंटीरियर यानी कि आगे के पार्ट को हम वेंट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ये एम्ब्रियोलॉजिकल कुछ टर्म है। वेंट्रल, ये देखिए, ये आप देख रहे हो लोअर पार्ट को हम वेंट्रल बोल रहे हैं, जबकि अभी मैंने बोला कि फ्रंट को यानी कि एंटीरियर पार्ट को वेंट्रल बोलते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म है, तो एम्ब्रियो की पोजीशन में हमने बताया। ठीक है, वेंट्रल डॉर्सल, यानी कि वेंट्रल जो पार्ट है वो आगे का ही होता है, डॉर्सल पीछे का होता है। क्रेनियल पार्ट जो है, क्रेनियल टूवर्ड द हेड, तो क्रेनियल हो गया, या सिफेलिक हो गया टूवर्ड द हेड। ब्रेन के लिए भी हम सिफेलिक यूज करते हैं, सिफेलिक वर्ड। तो क्रेनियल की तरफ है, टूवर्ड द हेड है क्रेनियल या सिफेलिक। टूवर्ड द टेल है, पूंछ की तरफ, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉर्डल एरिया, कॉर्डल एरिया। ठीक है, तो आप याद रखोगे कॉर्डल टूवर्ड द टेल, क्रेनियल टूवर्ड द हेड, ठीक है, डॉर्सल पीछे, वेंट्रल आगे। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो टूवर्ड, प्रॉक्सिमल जैसे मैंने बताया प्रॉक्सिमल टूवर्ड द बॉडी, और अवे फ्रॉम द बॉडी डिस्टल पार्ट। ठीक है, डिस्टल यानी कि हाथ की उंगलियां नीचे दूर है ना, डिस्टल, और नजदीक है कंधा, प्रॉक्सिमल। ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ जनरल एनाटॉमिकल टर्म्स, जैसे सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब है ऊपर, और डीप नीचे। जैसे ये स्किन है, हमारी स्किन सुपरफिशियल है, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेसिया है या डीप फेसिया, यानी कि स्किन के नीचे जो भी होगा वो डीप, बिलो नीचे डीप। ठीक है, ऐसे ही कॉन्ट्रालेटरल और इप्सिलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी पेशेंट को चोट लगती है उसके सर में, राइट साइड में, और उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं लेफ्ट साइड के, यानी कि राइट में चोट लगी है, लेफ्ट साइड में इफेक्ट आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल इफेक्ट हो गया। और अगर राइट साइड में ही चोट लगी है और राइट साइड में ही इफेक्ट है, यानी कि सेम साइड, ये इप्सिलेटरल इफेक्ट हो गया। तो इप्सिलेटरल सेम साइड और कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड। दूसरा है ओरिजिन, जब कोई मांसपेशी, कोई मसल हड्डी से निकलती है, उगती है, जहां से उगती है वो ओरिजिन होता है, और जहां पे जाके चिपकती है, जहां पे जाके लगती है, चिपकती है, वो होता है इंसर्शन। तो ये इंसर्शन और ओरिजिन ये मसल्स के लिए यूज होते हैं टर्म। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। अब इनको सही से समझना है। देखो बेटा, फ्लेक्शन का मतलब क्या है? फ्लेक्शन का मतलब है, जैसे मेरा ये हाथ है, ये मेरा जो एल्बो जॉइंट है, इसके ऊपर एंगल बना, देखो ये एंगल बना, इसके बीच में यहाँ पे एंगल बना, तो ये जो एंगल है अगर ये रिड्यूस होता है, कम होता है, तो फ्लेक्शन हो गया। फ्लेक्शन मतलब कम हुआ एंगल, देखो ध्यान से, एंगल कम हुआ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लिम्ब रिड्यूस, एंगल बिटवीन द बोन एंड लिम्स रिड्यूस। तो ये एंगल जब रिड्यूस होगा तो फ्लेक्शन हो जाएगा। यही एंगल जब इंक्रीज होगा, बड़ा होगा, यानी कि हाथ हमारा खुल गया, एंगल बड़ा हो गया, तो ये एक्सटेंशन हो गया। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन आपको समझ आ गया। एंगल रिड्यूस यानी कि बॉडी, वो आर्म फोल्ड हुआ, एंगल रिड्यूस हुआ तो फ्लेक्शन। एंगल बड़ा हुआ, हाथ दूर गया, खुल गया सीधा, एक्सटेंशन। दूसरा आता है एबडक्शन, एब ए बी, एबडक्शन
एबडक्शन जब हाथ हमारा दूर गया बॉडी से तो एबडक्शन, और दूसरा होता है एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है ऐड होना, कुछ चीज कुछ आपकी बॉडी में ऐड हो रहा है, टूवर्ड द बॉडी ऐड हो गया तो एडक्शन, नजदीक आया एडक्शन, दूर गया एबडक्शन। ठीक, इसके अलावा मीडियल रोटेशन, तो बेटा मीडियल रोटेशन देखिए मेरा ये हाथ है, जब मैं इसे रोटेट करके टूवर्ड द बॉडी लाया इनवर्ड, जब मैंने इनवर्ड रोटेशन किया तो मीडियल रोटेशन, जब मैंने आउटवर्ड रोटेशन किया तो लैटरल रोटेशन। इनवर्ड किया अंदर की तरफ मीडियल रोटेशन, बाहर की तरफ आउटवर्ड तो लैटरल रोटेशन। इसके बाद आता है सर्कमडक्शन। तो बेटा देखो, जब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, जब ये सब एक साथ होते हैं, जब ये सारे एक साथ होते हैं तब होता है सर्कमडक्शन। एग्जांपल के तौर पे जब एक बॉलर जब बॉल फेंकता है ना ऐसे, तो ये सारे रोटेशन एक साथ होते हैं, जिसमें फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, एबडक्शन भी होता है, एडक्शन भी होता है, लैटरल और मीडियल रोटेशन भी होता है। उसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? सर्कमडक्शन। बेटा उसके बाद आता है प्रोनेशन। अभी मैंने आपको प्रोन पोजीशन बताई थी जिसमें पैसे देते हैं, प्रोनेशन, हथेली नीचे की तरफ प्रोनेशन, ऐसे ही सुपीनेशन, जब पाम ऊपर की तरफ हो तो सुपीनेशन, पाम हमारी जो हथेली है वो ऊपर की तरफ हो तो सुपीनेशन, सुपर ऊपर, हथेली नीचे तो प्रोनेशन, प्रोन, प्रोन पोजीशन। ठीक है, प्रोनेशन। ऐसे ही प्रोट्रैक्शन, स्कैपुला जब आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही होती है उसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन, और स्कैपुला जब अपनी सही पोजीशन में आ रही होती है उसे कहते हैं रिट्रैक्शन। अब देखिए मैं इस स्कैपुला को आपको मेरी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जब इसी सेम इंट्रोडक्शन की क्लास में दूसरी करूंगा, उसमें मैं आपको ये स्कैपुला के बारे में बताऊंगा किस तरीके से रिट्रैक्शन विद द डायग्राम, ठीक है, विद द इमेज, प्रॉपर 3D इमेज कि रिट्रैक्शन क्या है और प्रोट्रैक्शन क्या है। सेरेटस एंटीरियर मसल जब पैरालिसिस होती है तो क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है या रिट्रैक्शन होता है। ठीक है, ट्रैपीजियस मसल जब डैमेज होती है, ट्रैपीजियस मसल की जब पैरालिसिस होती है तब क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला किसे कहते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस पर काफ़ी MCQ बनते हैं, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। बेटा नेक्स्ट आता है इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। वैसे तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ही आपको कई बार बता दिया कि सबसे ऊपर होती है स्किन, स्किन के नीचे बेटा होता है सुपरफिशियल फेसिया, सुपरफिशियल फेसिया के नीचे होता है डीप फेसिया, और डीप फेसिया के नीचे आता है विसरा, विसरल ऑर्गन्स, विसरा, और फिर उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, और उसके नीचे बेटा आता है मसल्स, और मसल्स के सबसे नीचे आता है हड्डी। अब हम इसे रिवर्स पैटर्न में देखते हैं, सबसे अंदर क्या है बॉडी में, हड्डी, हड्डी के ऊपर क्या है, मांसपेशियां, मांसपेशियों के ऊपर क्या है, नसें, ब्लड भेजने के लिए ब्लड वेसल्स, नर्व्स सेंसेशन के लिए, लिम्फेटिक्स ड्रेनेज के लिए, लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, फिर उसके ऊपर बेटा इन सबको कवर करता है विसरा, और विसरल ऑर्गन्स होते हैं जिसे विसरा कवर करता है। विसरा के ऊपर क्या होता है, सुपर वो डीप फेसिया, फिर इसको सारे विसरा को डीप फेसिया कवर करता है, डीप फेसिया की कवरिंग होती है। डीप फेसिया के बाद बेटा डीप फेसिया को भी कवर करता है सुपरफिशियल फेसिया, सुपरफिशियल फेसिया की कवरिंग होती है। अब सुपरफिशियल फेसिया आ गया, यानी कि अब लास्ट लेयर आने वाली वो होती है स्किन। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट होता है बेटा। तो ये सिंपल सा एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन है, और आई होप इससे आपको कुछ तो समझ आया होगा। ये फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट के लिए, और इवन जो स्टूडेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है लेकिन उन्होंने एनाटॉमी डिटेल में नहीं देखी, उनको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, मेरे ख्याल से ये उन सब के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और आई रियली थैंकफुल कि आपने इतनी देर तक मुझे सुना, मुझे देखा, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप मेरे साथ पढ़ें तो पूरे मन से मेरे साथ हों, पूरे मन से चीज़ों को सीखें, और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, आप मेरे को फ़ोन कॉल कीजिए, बट सारी चीज़ बेहतर तरीके से पढ़िए। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको अगर बैच बाय करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या चीज़ें नहीं कहीं समझ आ रही, या इवन आपको अपना रिटर्न चाहिए, तो आप मेरे को उसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज करें। अगर मैं कॉल कई बार अटेंड नहीं कर पाता तो मेरे को आप व्हाट्सअप मैसेज करें। थैंक यू, आई होप ये सब आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।